नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र, अंजलि और आकांक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद सबका साथ सबका विकास वेबिनार में नागरिकों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने पर फोकस किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसे मूलभूत क्षेत्रों पर खास ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी ने केयर इकोनॉमी की बढ़ती हुई मांग और नए प्रशिक्षण मॉडल की आवश्यकता और आयुष्मान भारत के साथ ही खेलो इंडिया जैसे पहल से देश के मजबूत होते बुनियादी ढांचे पर रोशनी डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद सबका साथ सबका विकास के नाम से एक वेबिनार के चौथे एपिसोड का आज प्रसारण हुआ। पीएम ने कहा कि कक्षाओं की पूर्ति का बहुत बढ़िया माध्यम है एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर जैसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। और उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर बहुत मजबूत हुआ है। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिरों की वजह से ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विस की अच्छी पहुंच हुई है। और इस दौरान पीएम मोदी ने केयर इकोनॉमी की भी बात कही। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमईज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती हैं और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नए ट्रेनिंग मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं। भारत आज प्रिजर्वेटिव और होलिस्टिक हेल्थ के विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। पीएम ने बताया कि सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। साथ ही कहा कि हमारी योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। तो भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग ऐसे विषय पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। पीएम ने यहां पर एक उदाहरण भी दिया कि खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में स्पोर्ट इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। देश भर में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कहते हुए। संसद के बजट सत्र की दूसरे फेज के पहले दिन आज लोकसभा और राज्यसभा जमकर वहां हंगामा होता नजर आया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा कई बार स्थगित हुई। संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग को लेकर के जमकर हो हल्ला किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिमी एशिया में बने हुए हालात पर चर्चा की भी मांग कर रहा है। विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों की भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर जो तैयारियां उसके बारे में जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। मौजूदा संघर्ष भारत के लिए चिंता की बात है। हम पड़ोसी हैं और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों में से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। ईरान में भी है और कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए हैं। लोकसभा में भी विपक्ष में को जवाब दिया और इस दौरान विपक्ष ने विदेश मंत्री को बोलने नहीं दिया। उनकी स्पीच के दौरान जमकर हंगामा किया। We are a neighboring region and understandably have obvious
US takes, that West Asia remains stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा में पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर से कहता हूं कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे उस देश का क्या भला होगा। आज का मोशन विपक्ष लाया है, सरकार उस पर चर्चा को तैयार है, लेकिन आप लोग आज के एजेंडे को लेकर सीरियस नहीं है। आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल हु है हु है गिवन ए नोटिस, यू हैव गिवन ए नोटिस, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट योर ऑन मेरिट कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन ना हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन ना हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा, ये कैसे होगा। विपक्ष के हंगामे को लेकर संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, वो कंफ्यूज हैं। पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया, लेकिन अब ये दूसरा नोटिस दे रहे हैं। दूसरा मोशन लाने का क्या मतलब है? विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, विदेश मंत्री उस पर इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। मैंने आज तक इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष नहीं देखा है। मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर का खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार है चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house. पश्चिम बंगाल के दौरे पर पूरी बेंच के साथ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें काले झंडे दिखाए। सीसी की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल साथ मौजूद रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कालीघाट के काली मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की, ईश्वर का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मंदिर परिसर पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों को प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालना पड़ा, जो काले झंडे लहरा रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर बात की। कोलकाता में चुनाव आयोग की टीम ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बैठक की मुलाकात की। सभी पार्टियों को आयोग के समक्ष अपनी चिंताओं और सुझावों को सीधे प्रस्तुत करने के लिए लगभग 10 मिनट का समय दिया गया। चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशासनिक तैयारियों और रसद व्यवस्था की भी समीक्षा कर रहा है। बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि राज्य इसी साल विधानसभा चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ चुनाव संबंधी मामलों की बहुदिवसीय समीक्षा के लिए देर शाम ही नई दिल्ली से कोलकाता पहुंची थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद दुनिया भर में शोक और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शांति और मानवता की सुरक्षा पर फोकस करते हुए युद्ध से बचने की सलाह दी।
नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी के शांति संदेश को दोहराया और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में ईरानी राजदूत से मुलाकात की और भारत की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हैं और इस दौरान नकवी ने भारत के शांतिपूर्ण इतिहास का भी जिक्र किया और कहा कि भारत हमेशा दुनिया में शांति का पैरवी करता रहा है। नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को दोहराते हुए कहा कि बुद्ध की भूमि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यही कह रहे हैं कि सिर्फ शांति का रास्ता ही किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी राजदूत के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए नकवी ने युद्ध की निंदा की। आपको ये बता दें कि इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर खामनेई को श्रद्धांजलि दी थी। उनके साथ बडगाम से विधायक आगा मुंतजिर मेहदी भी मौजूद थे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुश्किल समय में कश्मीरी जनता ईरान के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोगों को शराब घोटाले में बरी कर दिया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कुल 23 आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया था। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस की सुनवाई रोक दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 लाख पेंशनरों को राहत दी है। सीएम सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का वितरण किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 1,884 करोड़ रुपए वितरित हुए। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ रुपए, 52 लाख रुपए की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है, जिसमें वृद्धावस्था, सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये भुगतान किया गया और ये भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है, ये सीएम ने कहा। सीएम सैनी ने बताया कि प्रोएक्टिव मॉडल के तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम भी वितरित किए गए और 1,67,460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की बीमा राशि जारी की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज धान और बाजरा पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से शेष राशि का भुगतान किया गया। आज दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख की आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य किया गया है। आज जारी की गई राशि को मिलाकर 55,407 परिवारों को 2,086 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। पंजाब के लोग आप समझ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और पंजाब के लोगों को मालूम है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ही पंजाब को नंबर 1 का सूबा बनाएगा, जिस प्रकार से हम हरियाणा का बना रहे हैं। हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं चल रही हैं। अगर एक किसान की ही हम बात करें, किसान को हम कितनी योजनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो हमने भावांतर भरपाई दे रहे हैं किसान को, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कितनी योजनाएं किसानों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पंजाब के अंदर तो एक भी नहीं। हमने अभी वृद्धावस्था पेंशन वो देने का काम किया है, 3200 रुपए कर रहे हैं। अब इसने घोषणा की थी कि मैं 2500 रुपए करूंगा, अब तक नहीं करी। ये बजट भी चला गया, बजट भी चला गया आपके सामने। ये वहां का बुजुर्ग भी देख रहा है। ये वहां के बुजुर्ग की जो लिमिट इन्होंने लगा रखी वो 60,000 रुपए है, हमारे यहाँ 3 लाख रुपए है। ये 60,000 रुपए में कितने का आएंगे? और वो भी 1,000 रुपए उनको मिलते नहीं है, 6-6 महीने घूमते रहते हैं बुजुर्ग। बुजुर्गों का अपमान करती है।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।